दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चल रहा है। देखिए, यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, बल्कि दो बड़ी ताकतों के बीच पावर बैलेंस का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है। तो इस पूरी कहानी का केंद्र है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयां, जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और हाँ, 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, वो हमें बताता है कि यहाँ पर शांति कितनी नाजुक है, एक धागे की तरह। उठता तो है फिर कि सवाल अगर कभी, भगवान ना करे, इन दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देशों में टकराव हो जाए, तो असल में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या ये सिर्फ सैनिकों और हथियारों की गिनती का मामला है, या फिर कहानी कुछ और ही है? इसे तो समझने के लिए हम इस टकराव को हर एंगल से देखेंगे, जमीन से लेकर आसमान और फिर समंदर तक। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पावर बैलेंस है, ये कितना मजबूत या कितना कमजोर है। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो इस सारे तनाव का एपिसेंटर है, यानी कि हिमालय की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर चीन की एक बहुत ही, कह सकते हैं, जानी मानी रणनीति है, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम उठाकर सीमा पर अपनी पोजीशन मजबूत करते जाओ। इतने छोटे कदम कि कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन न हो, लेकिन वक्त के साथ जमीन पर हकीकत बदल जाए। अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असली लड़ाई कैसी दिखती है, जहां इंसानों की ताकत का सामना होता है इन ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों से। तो अगर हम सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर डालें, तो हाँ, चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जहां तक इस खास बॉर्डर की बात है, वहां भारत ने ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, करीब 1.25 लाख भारतीय सैनिक, जबकि चीन के लगभग 2 लाख हैं। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक एनालिसिस ये कहता है कि हिमालय जैसे इलाके में जो डिफेंड कर रहा है, जो अपनी जमीन बचा रहा है, फायदा हमेशा उसी को होता है। और इस मामले में डिफेंडर भारत है। पर और यही हमें दोनों सेनाओं के कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। चीन की सेना मूल रूप से मैदानी इलाकों के लिए बनी है, जो अब पहाड़ों पर लड़ना सीख रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के लिए ये पहाड़ उसका घर है। उसे दशकों का अनुभव है यहाँ लड़ने का। और ये अनुभव सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके असली फायदे हैं। इसका मतलब है दुनिया की सबसे अच्छी माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग, बेहतर लॉजिस्टिक्स, और सबसे बड़ी बात, अपने घर की जमीन पर लड़ने का जज्बा और एडवांटेज। अब जमीन से चलिए ऊपर उठकर आसमान की तरफ देखते हैं और जानते हैं यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है, यानी नंबर वर्सेस क्वालिटी। यहाँ भी अगर सिर्फ गिनती की बात करें, तो चीन की एयरफोर्स, जिसे PLAF कहते हैं, भारत से करीब करीब दोगुनी बड़ी है। चीन के पास लगभग 4000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, तो भारत के पास 2200 के आसपास। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहाँ भी है। एक हालिया ग्लोबल रैंकिंग ये बताती है कि जब बात ऑपरेशनल क्षमता और जंग की तैयारी की आती है, तो इंडियन एयरफोर्स को चीन से बेहतर आंका गया है। मतलब शायद कम विमान ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारत के पास कुछ टैक्टिकल एडवांटेज भी हैं। जैसे उसके एयरबेस बॉर्डर के ज्यादा नजदीक हैं, जिससे फाइटर जेट्स जल्दी पहुंच पाते हैं। और हाँ, 1999 के कारगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने ये साबित भी किया है कि वो ऊंचाइयों पर कितनी घातक हो सकती है। ये एक ऐसा कॉम्बैट रिकॉर्ड है जो PLAF के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीनी हथियारों की क्वालिटी को लेकर भी कुछ सवाल हैं। कई देशों की तरफ से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि उनके उपकरण उतने भरोसेमंद नहीं हैं, और इसका असर शायद उनके डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी पड़ा है, जिसमें पिछले दशक में 23% की गिरावट देखी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के सामने कोई चुनौती नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती है रूस पर निर्भरता। आंकड़े देखिए, भारत के 69% फाइटर जेट्स और 90% बख्तरबंद गाड़ियां रूसी ओरिजिन की हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भारत बहुत हद तक रूस पर निर्भर और है। आसमान के बाद अब रुक करते हैं गहरे समंदर की ओर। यहाँ लड़ाई का मैदान बदल जाता है और पहाड़ों की जगह ले लेती है समंदर की विशालता और उसकी रणनीति। एक बार फिर कहानी शुरू होती है आंकड़ों से, और यहाँ भी चीन का पलड़ा भारी दिखता है। चीन की नेवी के पास 59 सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 16। ये फर्क लगभग 4 गुना का है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा, आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। यहाँ भारत का सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपनी ज्योग्राफी।
हिंद महासागर में भारत की जो लोकेशन है वो उसे एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है। और इसी भौगोलिक बढ़त से जन्म होता है चीन की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी का, जिसे कहते हैं मलक्का डिलेमा। देखिए, चीन का ज्यादातर तेल और व्यापार एक बहुत ही पतले समुद्री रास्ते मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। किसी भी टकराव की सूरत में इंडियन नेवी इस रास्ते की नाकेबंदी करके चीन की इकोनॉमी की लाइफलाइन काट सकती है। तो जमीन, आसमान और समंदर, इन सबको मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये है कि यहाँ कोई एक क्लियर विनर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही नाजुक, एक अस्थिर संतुलन का मामला है। तो संक्षेप में देखें तो एक तरफ चीन है जिसके पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा जहाज, ज्यादा पैसा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसके पास है बेहतर अनुभव, जबरदस्त भौगोलिक बढ़त और अपनी जमीन को बचाने का डिफेंसिव एडवांटेज। और यही चीज एक बहुत ही अजीब सा बैलेंस बनाती है। ये बैलेंस बराबरी का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि दोनों पक्षों की ताकत एक दूसरे की कमजोरी को काट देती है, और इसीलिए दोनों जानते हैं कि एक बड़े युद्ध की कीमत बहुत बहुत ज्यादा होगी। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जिस तेजी से दोनों देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, क्या शक्ति का ये नाजुक सा संतुलन बना रहेगा या भविष्य में टकराव होना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।